हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग और दूसरे भाग के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी कक्षा 10 गणित की किताब की पेज संख्या 36 पर प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका पहला भाग आप देख रहे हैं और यहाँ पर दूसरा भाग दिया गया है। प्रश्न 2 के पहले भाग के हल को पहले समझने का प्रयास करते हैं। चूँकि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसलिए हम उसे पहले ही मान लेते हैं। यही यहाँ पर लिखा है, माना अभीष्ट द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c है तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। हमें यह पहले से पता है, ज्ञात है कि a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं और जहाँ पर a शून्य के बराबर नहीं होता है। हमें प्रश्न में शून्यकों का योगफल 1/4 के बराबर दिया गया है। आप देख रहे हैं, पहले जो संख्या लिखी है वह शून्यकों के योगफल के लिए है और दूसरे नंबर पर जो संख्या लिखी है वो शून्यकों के गुणनफल के लिए है। तो इसीलिए शून्यकों का योगफल बराबर 1/4 हमें प्रश्न में दिया गया है। और चूँकि हमने जिस द्विघात बहुपद को हमें ज्ञात करना है उसके शून्यक हमने अल्फ़ा और बीटा माने हैं, इसलिए यहाँ पर हम शून्यकों के योगफल में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 लिखते हैं। हमें द्विघात बहुपदों के बारे में शून्यकों के बारे में पहले से यह पता है कि शून्यकों का योगफल -b/a होता है, जबकि हमारा दिया गया द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c होता है। इसीलिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा धन बीटा बराबर 1/4 बराबर -b/a हो जाता है। यहाँ पर 1/4 तो शून्यकों का योगफल प्रश्न में ही दिया रहता है। दूसरा, चूँकि हमने अभीष्ट द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c माना है और साथ ही साथ इसके शून्यकों को अल्फ़ा व बीटा के बराबर माना है, इसीलिए यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। साथ ही साथ शून्यकों का योगफल हम लोगों ने यह ज्ञात किया था कि ऋण x के गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर b है वही लिखा गया है और बटे में a लिखा गया है जो कि x² का गुणांक है। यही संबंध हमने पिछले वीडियो में शून्यकों के और द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध के रूप में ज्ञात किया था। तो इस संबंध के आधार पर हमने यह निष्कर्ष यहाँ पर प्राप्त किया। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल हमें प्रश्न में दिया गया है -1 के बराबर, वो हमने यहाँ पर लिखा। और चूँकि हमने शून्यकों को अल्फ़ा और बीटा के बराबर माना है,
और हम यहाँ पर उनके गुणनफल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने अल्फ़ा गुणे बीटा अर्थात अल्फ़ा बीटा यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद हमने यह भी जाना है द्विघात बहुपदों के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध को यदि हम याद करें तो हमें पता है कि शून्यकों का जो गुणनफल होता था वह अचर पद बटे x की घात 2 के गुणांक के बराबर होता था। तो यहाँ पर अचर पद द्विघात बहुपद में आप देख रहे हैं c है और x की घात 2 का गुणांक a है, इसलिए हम यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा a भी लिख देते हैं। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं ऋण 1 को मैंने ऋण 1 बटा 1 भी लिखा है। ऐसा क्यों किया है यह आप अभी जानेंगे। जब अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो शून्यकों का योगफल हमें 1/4 के रूप में प्राप्त हुआ है और शून्यकों का गुणनफल हमें ऋण 1/1 के रूप में प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पर जो भिन्नात्मक संख्याएं हमको प्राप्त हो रही हैं इनके हरों को हम समान कर लेते हैं। और हरों को समान करने का तरीका क्या होता है, हम इनके हरों का लासा या एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हर 1 और 4 हैं, इसलिए हम 1 और 4 का जब लासा ज्ञात करते हैं तो हमें 4 के रूप में प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि शून्यकों के योगफल में जो संख्या है वह 1/4 है, उसका हर पहले से ही 4 के बराबर है, इसलिए यहाँ हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु शून्यकों का गुणनफल में हम देखते हैं कि ऋण 1/1 हमें प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हमें हर एक को 4 के बराबर बनाना है। इसके लिए हम हर में 4 से गुणा करते हैं, साथ ही साथ अंश में भी 4 से गुणा करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे हमारी मूल संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। तो जिस संख्या से गुणा हम हर में करते हैं उसी संख्या से गुणा हम अंश में भी करते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। तो जब हर एक में 4 से गुणा करेंगे तो 1 चौको 4 अर्थात हर हमारा 4 हो जाएगा, और जब अंश में ऋण 1 में हम 4 से गुणा करेंगे तो ऋण 1 गुणे 4 होगा और उसका गुणनफल हमें ऋण 4 के रूप में अंश में प्राप्त होगा। वही ऋण 4/4 यहाँ पर लिखा गया है। जब हर दोनों ही जगहों पर हम देखते हैं समान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम हर के बराबर ही हम देखते हैं कि शून्यकों के योगफल में भी हर यहाँ पर a के रूप में है, जैसे -b/a लिखा हुआ है मान उसका शून्यकों का योगफल का, तो वहाँ पर भी जो हर है वो a है। और साथ ही साथ शून्यकों की गुणनफल में जब हम गुणनफल के जब मान को देखते हैं वह c/a होता है, तो वहाँ पर भी हर में a ही आ रहा है। इसलिए हम जो शून्यकों के योगफल में 1/4 आता है और शून्यकों के गुणनफल में जो -4/4 आता है, तो यहाँ पर दोनों में हर 4 आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर a बराबर 4 मान लेते हैं। और जब हम a को 4 के बराबर मान लेते हैं तब शून्यकों के योगफल वाले संबंध से हम b का मान, यहाँ पर आप देख रहे हैं b का मान -a/4 के रूप में प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a हर में है और जब दूसरी ओर जाएगा बाईं ओर 1/4 के साथ जाएगा तो गुणा में जाएगा, अंश में जाएगा, और a और 1 की गुणा होगी तो a/4 -a/4 हो जाएगा। ऋण चिन्ह को भी जब हम बाईं ओर ले जाएंगे या हम ऋण से जब गुणा कर देंगे दोनों तरफ तब ऐसा होगा। और b बराबर -a/4 हमें जब प्राप्त होगा तो a का मान हमने 4 माना है और a के स्थान पर जब हम 4 रखेंगे तो हमें -4/4 प्राप्त होगा, और इसको जब सरल करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें b बराबर -1 प्राप्त हो जाता है। अब c का मान प्राप्त करने के लिए हम शून्यकों के गुणनफल वाले संबंध को देखते हैं। यहाँ पर c/a बराबर -1 के है, तो हम अगर c का मान ज्ञात करना चाहें a के पदों में तो a यहाँ पर भाग में है, जब बाईं ओर -1 के साथ जाएगा तब वह गुणे में जाएगा अर्थात a गुणे -1 होगा, और इस तरह से हमको c बराबर -a प्राप्त होगा। वही यहाँ पर लिखा गया है c बराबर -a,
और a का मान जब 4 रख देंगे तो c बराबर -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि a को हमने जब 4 मान लिया तो उसके फलस्वरूप हमको b बराबर -1 प्राप्त हुआ और c बराबर हमें -4 प्राप्त हुआ। अब जो अभीष्ट द्विघात बहुपद हमने ax की घात 2 धन bx धन c माना था, उसमें a, b और c के मान हम प्रतिस्थापित कर देंगे या रख देंगे और इसके फलस्वरूप हमें अभीष्ट द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। वही यहाँ पर किया गया है और लिखा गया है, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 4x की घात 2 ऋण x ऋण 4 है या होगा। तो इस प्रकार आप अभीष्ट द्विघात बहुपद प्रश्न 2 के पहले भाग में ज्ञात करते हैं। अब हम प्रश्न 2 के दूसरे भाग को हल करने का प्रयास करेंगे और उसके हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रश्न 2 के दूसरे भाग में सबसे पहले वर्गमूल 2 संख्या लिखी हुई है। अब वर्गमूल 2 संख्या शून्यकों के योग को व्यक्त कर रही है और दूसरी संख्या 1/3 शून्यकों के गुणनफल को व्यक्त कर रही है। जो पहले ऊपर लिखा गया है, शून्यकों का योग पहले लिखा है, तो पहली संख्या उसके लिए है और दूसरे नंबर पर गुणनफल लिखा है तो गुणनफल के लिए संख्या दूसरी है। यह हमें समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर भी हम पहले भाग की तरह ही माना अभीष्ट द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है, मान लेते हैं। साथ ही साथ यह भी मान लेते हैं कि इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा व बीटा हैं और जब अल्फ़ा और बीटा हैं तो शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और वो बराबर वर्गमूल 2 के हो जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न में दिया गया है कि शून्यकों का योगफल वर्गमूल 2 है और हमने अल्फ़ा बीटा शून्यकों को माना है अभीष्ट द्विघात बहुपद के शून्यक हमने माने हैं अल्फ़ा और बीटा, इसलिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और उसका मान वर्गमूल 2 जो कि प्रश्न में दिया गया है वह हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके अतिरिक्त हमें यह पहले से ज्ञात है कि जो भी द्विघात बहुपद होते हैं उनके शून्यकों का योगफल बराबर होता है ऋण x के गुणांक बटे x की घात 2 के गुणांक के बराबर होता है, अर्थात -b/a के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने द्विघात बहुपद माना है अभीष्ट द्विघात बहुपद, उसमें x का गुणांक b है और x की घात 2 का गुणांक a है। तो इस प्रकार हम -x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक लिख लेते हैं, अर्थात -b/a लिख लेते हैं। चूँकि वर्गमूल 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम अगर भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो वर्गमूल 2/1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और साथ ही अब हम यदि शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुणे बीटा होगा, जिसे हम अल्फ़ा बीटा के रूप में लिखते हैं और ये बराबर है 1/3 के। ये प्रश्न में दिया गया है और हमें पहले से ज्ञात है कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह अचर पद बटे x की घात 2 का गुणांक के बराबर होता है और इसलिए हम यहाँ पर c/a लिखते हैं, क्योंकि हमारे द्विघात बहुपद में अचर पद c है और x की घात 2 का गुणांक a है। इसीलिए हम यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा बीटा बराबर 1/3 बराबर c/a लिख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भिन्न -b/a का जो मान प्राप्त हो रहा है वहाँ पर हर a है और गुणनफल वाले मान में हमें c/a प्राप्त होता है, वहाँ पर भी हर a है। तो हम प्रयास ये करते हैं कि जो इनके मान हमें दिए गए हैं प्रश्न में उन्हें भी इस तरह से लिखें कि उनके मानों के हर समान हो जाएं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शून्यकों के योगफल में
योगफल के मान में जो हमें हर प्राप्त हो रहा है वह 1 प्राप्त हो रहा है, और शून्यकों के गुणनफल में जो हमें मान प्राप्त हो रहा है उसके हर में 3 है। इसलिए हम 1 और 3 का लासा ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं, जो कि हमें 3 के बराबर प्राप्त होता है। और इस प्रकार हम दोनों ही मानों के हर को 3 के बराबर बनाने का प्रयास करते हैं। हम देख रहे हैं कि शून्यकों के गुणनफल में मान 3 के बराबर पहले से ही है, और शून्यकों के योगफल का जो मान है उसके हर में 1 है, उसे हमें 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए हम शून्यकों के योगफल के मान में हम हर में 3 बनाने के लिए हम हर में 3 से गुणा करेंगे, और इसके साथ ही साथ अंश में भी हम 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने देना है। इसीलिए हम अंश में जिस भी संख्या से गुणा करते हैं उसी संख्या से हमें हर में भी गुणा करना होता है, और इसीलिए हम यहाँ पर हर को 3 बनाने के लिए हर में 3 से गुणा करेंगे और अंश में भी 3 से गुणा करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तब हमें यहाँ पर तीन रूट 2 बटे 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम √2/1 को 3√2/3 भी लिख सकते हैं। अब जब हम देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के जो मान हैं उन दोनों के मानों में हर में 3 हमें प्राप्त हो गया है, तब ऐसी स्थिति में हम a को 3 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों के मानों में जो हर है वो a के बराबर है, और साथ ही साथ जो प्रश्न में हमें मान दिए गए थे उन मानों के आधार पर जब हम हरों को समान करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों ही मानों में हर 3 के बराबर है। इसलिए हम a बराबर 3 यहाँ पर मान लेते हैं, और जब a बराबर 3 मानते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और बराबर √2 से हमें जो b का मान प्राप्त होता है वह कैसे प्राप्त होगा। a यहाँ पर भाग में है, बाईं ओर ले जाएंगे, √2 की तरफ ले जाएंगे तो गुणा में पहुँचेगा, और इस प्रकार b बराबर a√2 होगा। ये माइनस चिन्ह यहाँ से आता है इसलिए -a√2 होगा, तो b बराबर -a√2 होगा। और जब a का मान हम 3 रख देंगे तो b का मान -3√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें b का मान -3√2 प्राप्त हो जाता है, या 3√2 के बराबर प्राप्त हो जाता है। अब हम c का मान प्राप्त करते हैं अल्फ़ा बीटा बराबर 1/3 बराबर c/a से। तो हम c का मान प्राप्त करना चाहते हैं तो a को यहाँ से हटाएंगे दाईं ओर से, और यहाँ पर दाईं ओर ये भाग में है तो बाईं ओर जाने पर गुणा में हो जाएगा और अंश में गुणा में जाएगा, अर्थात 1 के साथ गुणा में लिखा जाएगा, और इस आधार पर a गुणे 1 होगा तो a गुणे 1 का जो गुणनफल आएगा वो a के बराबर होगा। इस आधार पर c बराबर a/3 हमें प्राप्त होगा, और a का मान जब हम 3 रखेंगे तो यह 3/3 हो जाएगा, और इसे जब सरल करेंगे तो हमें एक मान प्राप्त होगा c का। तो इस प्रकार हमें c बराबर 1 प्राप्त हो गया। अब जब हमने a बराबर 3 माना उसके फलस्वरूप हमें b बराबर -3√2 प्राप्त हुआ, साथ ही साथ c बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब इन्हीं तीनों मानों को हम अभीष्ट द्विघात बहुपद जो हमने माना था ax की घात 2 धन bx धन c, इसमें हम
प्रतिस्थापित कर देंगे या रख देंगे, और इसके पश्चात हमें जो भी द्विघात बहुपद प्राप्त होगा वही हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पर जब हम माने हुए अभीष्ट द्विघात बहुपद में ए, बी और सी के मान रखेंगे तो जो हमें बहुपद प्राप्त होगा वह इस रूप का होगा: 3x² धन ब्रैकेट में ऋण 3 वर्गमूल 2 और बाहर ब्रैकेट के x धन 1, जिसे हम और सरल करके लिख सकते हैं 3x² ऋण 3 वर्गमूल 2x धन 1। और इस प्रकार जो यह द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हुआ है यही हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद है, और इसी के मूलों का योगफल वर्गमूल 2 के बराबर होगा और मूलों का गुणनफल 1/3 के बराबर होगा। और इस प्रकार हमने इस प्रश्न 2 के दूसरे भाग में भी अभीष्ट द्विघात बहुपद को प्राप्त कर लिया। आप इस हल को समझ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।